So in the last class, we have started with the one paper. Today we try our level best to wind up that paper, and in the next class ना next time से इसको थोड़ा सा accelerate करेंगे. I will get to know कि कहाँ कहाँ पे आप stuck करते हो. ठीक है? तो this is a question number 38 that I am going to ask. The procedure would be the same. आपको बड़ी honesty से answer देना है. सबको पार्टिसिपेट करना है. इफ यू वॉन्ट बी द ऑनेस्ट ना, तो मुझे पता नहीं लगेगा आप कहाँ पे स्टक कर रहे हो. ठीक है? जैसे लास्ट क्लास में समझ आ रहा था मुझे कि कहाँ कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है. बेसिकली फॉर्मूलाज आते होते हैं, कई बार सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं, या कई बार कुछ उसमें से स्किप कर रहे हो आप लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले चैप्टर का बताना है आपने मुझे कौन सा चैप्टर है, देन विल गिव यू द टाइम और फिर मुझे आंसर बताना. The energy of an electron in the first Bohr orbit of the hydrogen atom is minus of 13.6 electron volt. The energy value of the electron in the excited state of Li2 plus is. The first option is minus of 27.2 electron volt. Second option is minus 30.6 electron volt. Third option is plus 30.6 electron volt. And the fourth option is 27.2 electron volt. किस चैप्टर का क्वेश्चन है बेटा? Structure of an atom. Third. Is it so much difficult to interpret कि किस चैप्टर का क्वेश्चन है? ये तो देखते ही, पहला वर्ड देखते ही बता देना चाहिए था जब बोहर्स ऑर्बिट लिखा हुआ तो. अच्छा मुझे बताओ, जस्ट रेज योर हैंड्स. ठीक है? कोई बच्चा बीच में नहीं बोलेगा, फिर बाकी सोचेंगे नहीं तो. कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्वेश्चन को बिना सॉल्व कर पाए इसकी दो ऑप्शंस एलिमिनेट कर पा रहे हैं? जस्ट गिव मी अ थम्स अप और द वर्चुअल हैंड रेज ऑन द स्क्रीन. ईमानदारी से करना है. काव्या, गुड. हर्ष, प्रिंस, एक और बच्चा है लवप्रीत, एक और है कोई हमारा स्टूडेंट संजना. तो एज आई गॉट द फर्स्ट आंसर रेज्ड बाय काव्या. काव्या बताओ कैसे? मैम पॉजिटिव नहीं होगी. शाबाश, वेरी गुड. सबसे पहले दो ऑप्शन. अच्छा मुझे बताओ, बाकी जो 5 स्टूडेंट ने हैंड रेज किए थे यही आंसर बताना चाह रहे थे? यस मैम. वेरी गुड. Yes, ma'am. तो जिन बच्चों ने ये किया, देखो इसका 50% आपका टाइम रिड्यूस हो रहा है इस क्वेश्चन में. ठीक है? तो सबसे पहले तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकते हैं. वेरी गुड. दूसरा, मुझे अब आप हैंड डाउन करो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछूंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विकली कौन स्टूडेंट फटाफट से जज कर पा रहा है कि एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला लगेगा यूनिट देख के? संजना का परमानेंट हैंड रेज है. चलो संजना तुम बताओ फिर कौन सा फॉर्मूला लगेगा एनर्जी का? अब हैंड डाउन हो गया. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द एनर्जी? दो फॉर्मूले एनर्जी के डिफरेंट यूनिट के मैंने करवाए आपको. काव्या बताओ दोबारा. मैम -13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर. शाबाश, वेरी गुड. दूसरा फॉर्मूला काव्या ये भी बताओ, दूसरा कौन सा होता है? मैम दूसरा नहीं आ. मैम मैं बताऊं? हाँ बताओ प्रिंस. मैम जो मैंने फिजिक्स वाला किया है यार, वो वाला बता दूं? हाँ कोई सेम ही है. 1/4 पाई एप्सिलॉन. 1/4 पाई एप्सिलॉन का होल स्क्वायर. नहीं, एप्सिलॉन नहीं लगेगा यहाँ पे दूसरा लगेगा. ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मैम इससे भी हो सकता है वैसे. हाँ हो तो सकता है, बट दूसरे वाला जो जूल वाला था ना, वो माइनस, इतना थोड़ा टाइम रहेगा हमारे पास कैलकुलेशन का. -2.18 इंटू 10⁻18 जूल. और अगर ये दो फॉर्मूले आपको याद नहीं है तो ये क्वेश्चन आप कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते. जितने मर्जी फॉर्मूले वहां पे लगा देना, या तो गलत करके आओगे कैलकुलेशन में या कुछ भी. चलो फटाफट से अब आंसर निकाल के बताओ जल्दी. अब तीसरा ट्विस्ट भी है, वो मैं पूछूंगी नहीं. सॉल्व द क्वेश्चन देन आई विल आस्क क्विकली.
1 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। अब तो फॉर्मूला भी बोर्ड पे लिखा गया है। You have to eliminate from the 2 options, giving you the 1 more minute. एक आंसर आया अभी मेरे पास, I will be checking क्या आता है। Three answers I have got, जिसमें से एक आंसर डिफरेंट है, बाकी 2 बच्चों के हमारे सेम है। आई थिंक द टाइम इज ओवर। इतना नहीं लगना चाहिए। कितने बच्चों को ये नहीं समझ आ रहा कि एक्साइटेड स्टेट में दी हुई है, कौन सी लेनी है? टेल मी, कौन सी एक्साइटेड स्टेट लोगे? ये कैसे किया तुमने क्वेश्चन, जिन बच्चों ने किया है? मैम 2। हाँ, अब लिथियम 2+ में 1s1 हो गया ना, हाइड्रोजन लाइक इलेक्ट्रॉन है। तो अगर उसने एक्साइटेड स्टेट लिखा हो, ये वर्ड लिखा हो सिंपल एक्साइटेड स्टेट, या लिखा हो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो इन दोनों का सेम मीनिंग है कि n की वैल्यू 2 लोगे। हाँ, अगर उसने सेकेंड एक्साइटेड स्टेट लिखा हो तो उसको तुम n इज इक्वल टू 3 लोगे। अगर उसने भी लिखा हो आयनाइजेशन एनर्जी, तो n की वैल्यू फिर इंफिनिटी लोगे। ठीक है, तो पहले तो आपको इस पे कंफ्यूज नहीं होना है कि उसने तो लेवल दिया ही नहीं। अगर उसका इलेक्ट्रॉन 1s1 में है तो उसकी एक्साइटेड स्टेट क्या हो गई? तो एक्साइटेड स्टेट उसकी हो गई, कितनी हो गई बेटा? सेकेंड हो गई। तो बाकी तो कुछ भी नहीं था। -13.6/2²। ओके, हु इज गोइंग टू टेल मी कि z की कितनी वैल्यू है? व्हाट इज द वैल्यू? मैम 3। 3, बिल्कुल बिल्कुल जी, 3²। तो जब आपने इसको सॉल्व किया होगा तो यहाँ पे -3.4 आ गया होगा, मल्टीप्लाई 9 से किया होगा, तो मेरे ख्याल से -30.6 वाला ऑप्शन आया होगा तुम्हारा। यस मैम। दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो जिन बच्चों मैम ने इसका तो आंसर ही याद हो गया है। हाँ, इसका आंसर याद हो गया, गुड। ठीक है, 27.2 आता ही नहीं है। तो दिस इज अ क्वेश्चन। चलो 39 पे, इस पे तुमने मेरी एक्सपेक्टेशन से ट्रिपल टाइम्स टाइम लगाया, इतना टाइम लगना नहीं था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द टेम्परेचर, क्योंकि जहां पे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए फिर तो टाइम नहीं लगना चाहिए। एट विच ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैव सेम RMS, रूट मीन स्क्वायर होता है इसका मीनिंग, स्पीड एज द हीलियम एटम्स at the 300 Kelvin is, और साथ में उसने मेंशन किया हुआ है जो कि करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। एटॉमिक मासेस, हीलियम का दिया हुआ है 4u और ऑक्सीजन का दिया हुआ है 16u। तो पहला ऑप्शन है 300 केल्विन, दूसरा ऑप्शन है 600 केल्विन, थर्ड ऑप्शन है 1200 केल्विन और फोर्थ ऑप्शन है 2400 केल्विन। गो फॉर इट। Quickly. Okay, how many students out of you know the formula of RMS? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला कितने बच्चों को आता है? संजना को आता है।
ओके, एक बच्चे को आता है, लवप्रीत को भी आता है, मानसी को भी आता है, एक अक्षिता को भी आता है। मानसी बताओ जरा। मैम √3RT/m। ठीक है, तो अगर तुम्हें ये फॉर्मूला पेपर में आ रहा है तो फिर तो तुम ये क्वेश्चन कर लोगे। 3RT/m, तो तुमने अब दोनों का कंपेयर करना है। अब जिन बच्चों को नहीं आता वो भी फटाफट लग जाओ और इसको सॉल्व कर लो। अब देखो, इस बार ये जो एग्जाम था इसमें आरएमएस पूछा गया, हो सकता है नेक्स्ट में एवरेज पूछ ले, हो सकता है उसमें नेक्स्ट में मोस्ट प्रोबेबल पूछ ले। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस जब आते हैं तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं या क्या पूछा जाता है। दो, संजना का आंसर आ गया, कोमल का आंसर आ गया है, रतन का आंसर आ गया है, 3 बच्चों के आंसर आ गए हैं। 4। हाँ जी, बताओ कैसे करेंगे। हाँ जी, कैसे करेंगे बेटा। एक साइड ले लोगे कौन सा, ऑक्सीजन। अच्छा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है तो क्या लिखेंगे उसकी जगह, और हीलियम की जगह He, मास ऑफ O2 और मास ऑफ He। तो पहले तो इनको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लो। जब तुमने कर लिया होता तो बताया करो ना। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड से ये कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हारे पास 3R भी बाद में कैंसिल कर देना। टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन और मास ऑफ ऑक्सीजन, ये मॉलिक्यूलर वेट है। टेम्परेचर ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय द मास ऑफ हीलियम, बाकी तो क्वेश्चन में बचा ही कुछ नहीं है। टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन यू हैव टू कैलकुलेट, that is the temperature of helium divided by the mass of helium multiplied by the mass of oxygen. What is the temperature of helium? मैम 300। 300 Mass of helium, 4। mass of oxygen 32। 32। तो आंसर कितना आ गया, 2400। 2400। तो दिस इज अ वन ऑफ द इजी क्वेश्चन जिसके लिए मेरे पास 5 आंसर आए हैं बस 40 स्टूडेंट में से। तो बाकी 35 क्या कर रही हो तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्वाइट ट्रिकी वन। ट्रिकी का मतलब मुश्किल नहीं है, ट्रिकी का मतलब है थोड़ा पढ़ के ध्यान से करना पड़ेगा, गलती हो सकती है। द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन of ammonia is minus of 46 kilojoule per mole if enthalpy of formation of H2 from its atoms is minus of 436 kilojoule per mole and that of nitrogen is minus of 712 kilojoule per mole. The average bond enthalpy of NH bond in the NH3 is, first option is minus 1102 kilojoule per mole, unit is same everywhere. The second is the minus 964 kilojoule per mole. The third is the plus 352 kilojoule per mole. And the fourth is the 1056. Go for it.
नो आंसर टिल नाउ। चलो नो प्रॉब्लम, मुझे इस बात का नहीं है कि आप मुझे जल्दी से आंसर सेंड करो। द थिंग इज, सबसे पहली प्रायोरिटी है क्वेश्चन ठीक होना चाहिए। प्रैक्टिस से टाइम तो अपने आप रिड्यूस होता है। अगर पेपर में जल्दी करके जो टॉपिक आता था उसका भी गलत करा है क्वेश्चन, तो इट इज ऑफ नो यूज। हाँ जी, समझ में आ रहा है कैसे करना है या नहीं आ रहा है, बताओ पहले। कर रहे हैं। चलो ठीक है, आई एम गिविंग यू मोर टाइम। कुछ आंसर आने स्टार्ट हुए हैं मेरे पास, ऑलमोस्ट सबके सेम आंसर हैं। अच्छा चलो, बताओ मुझे कैसे करना है। हु इज गोइंग टू गिव मी द आंसर सॉल्यूशन? तो बेटा अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आना भी चाहिए। बताओ कौन बताएगा। थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। हु इज गोइंग टू टेल, हु कैन एक्सप्लेन कैसे करेंगे? पेन मैम सही नहीं है। नहीं है मैम सही। नहीं, ओहो। फिर कैलकुलेशन में गड़बड़ करी है तुमने या कोई कॉन्सेप्ट छोड़ा है। लवप्रीत तुम बताओ बेटा क्या करेंगे। यस मैम। मैम पहले हाफ N2 प्लस 3/2 H2 गिव्स NH3। अच्छा, कितने बच्चों ने जो लवप्रीत ने अभी बोला है वैसे इक्वेशन लिख के क्वेश्चन करा है? यस मैम। यस मैम, फॉर्मेशन ऑफ NH3 की क्वेश्चन करते हैं। सब बच्चों ने ऐसे करा है। कोमल ने क्या कहना है बताओ। मैम सेम ऐसे किया है। सेम ऐसे ही किया है। चलो हम ऐसा करते हैं, हम लवप्रीत की तरह क्वेश्चन को लेके चलते हैं। लवप्रीत ने ऐसे किया है कि अमोनिया को फॉर्म किया कि तोड़ा है तुमने? फॉर्म किया मैम। फॉर्म किया है। तो फिर लवप्रीत ने ऐसे किया होगा, नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया, और यहां से आता है 2 मोल, और ये तो पर मोल दिया हुआ तो इसको 1 मोल में निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर दिया होगा। ऐसा ही किया लवप्रीत बेटा? यस मैम। चलो पहला स्टेप तो आ गया ये, दिस इज NH3 इन द गैसियस स्टेट। और मैम इसके मेरी लिए यहाँ पर ही गलती हुई। मैंने तुमने 1 मोल का किया ही नहीं होगा कन्वर्ट। नो मैम, मैंने फॉर्म नहीं किया, मैंने तोड़ दी। नहीं, तोड़ने वाला तो कोई गलत नहीं है, मैं बता रही हूँ ना। अभी अभी मैम देखते पर हैं। रिएक्टेंट और मैम जब फॉर्मूले में डालेंगे पहले तो अलग नहीं हो कोई फर्क जाएगा? नहीं पड़ेगा उससे भी। अभी पहले मैं इससे समझा लूं, फिर मैं बताती हूँ कि क्या सही है।
देखो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अमोनिया की दी हुई है, इस इक्वेशन को पढ़ के इन बच्चों ने अमोनिया फॉर्म कर दिया। फिर बच्चों को ये भी समझ आ रहा था कि 1 मोल के लिए ये वैल्यू है, तो बच्चों ने 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ तक तो ठीक है। इफ द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यानी कि HF0 ऑफ कि किसका है ये हाइड्रोजन का, ये दे रखा है -436, और HF0 ऑफ किसका है भाई, दूसरा क्या था, नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन का -712। -712। अच्छा अब बताओ इसके आगे तुमने क्या किया फिर? सारे आ गए मैम। 3 into delta H is equal to 46 plus 654 plus और मुझे ये भी तो 656. पता लगे कि तुमने निकाला क्या है इससे, जो तुम फॉर्मूला मुझे बता रहे हो, व्हाट यू हैव कैलकुलेटेड? मैम एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। अच्छा, मतलब डेल्टा HF0 निकाला है, इंथैल्पी ऑफ Yes, फॉर्मेशन ऑफ ma'am. अमोनिया, है ना? ये बोलो ना फिर मुझे कि मैडम हमने निकाला है Yes, ma'am. इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, है ना, स्टैंडर्ड स्टेट में ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया तुमने स्टैंडर्ड स्टेट में फॉर्म किया, निकाला, ठीक है बेटा। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा HF0 ऑफ प्रोडक्ट्स, ऐसे ही निकाला है, हाँ, माइनस Yes, ma'am. सिग्मा HF0 ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। अब प्रोडक्ट क्या था इसमें, अरे बोलोगे भी, प्रोडक्ट क्या था, अमोनिया था ना। yes, ma'am. Ammonia. फॉर्मेशन दिया हुआ है -46, माइनस रिएक्टेंट का कितना दिया हुआ था, रिएक्टेंट का Half कितना दिया into हुआ है 712. 1/2 इंटू -712, और साथ में आ Plus गया तुम्हारा कितना आ गया, 3/2 into 436. 2 इंटू -436। अब मुझे ऑनेस्टली बताना कि ये जो कैलकुलेशन मैंने लिखी है, मैं इसके लिए व्हाइट कलर ले लेती हूँ, इस कैलकुलेशन का आंसर कितना है ऑनेस्टली? अगर तुमने यही कैलकुलेशन करी है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, उसका आंसर क्या है? 356 plus 654. मुझे सारा बताओ, ले लो 1 मिनट, सारा बताओ, मतलब जो ABCD तुमने प्लस माइनस करना है, 46 को भी एडजस्ट करके बताओ इसका आंसर कितना आता है। 1056 over 3. 1056, ma'am. 1056, ये जो बोल रहे हो ना तुम 352 या डिवाइडेड बाय 3, ये सब समझ आ रहा है मुझे कैसे बोल रहे हो? अभी मैंने इसका आंसर पूछा था, एंड हाउ यू अराइव एट दैट रिजल्ट, तो इसका मतलब है तुमने कॉपी पेस्ट की कैलकुलेशन नहीं की है। ये कैलकुलेशन बच्चा तुम्हारी प्लस में आ रही है, माइनस में आ रही है? मैम प्लस। मैम ओबीएस है माइनस। ये कैलकुलेशन तुम्हारा 1056 प्लस में आया, माइनस में आया? अरे मैम प्लस। हाँ प्लस ही आया होगा, दिखाई नहीं दे रहा बच्चा, ये दोनों माइनस वाली टर्म है, माइनस आएगा, माइनस में प्लस, ठीक है, ये यहाँ तक ठीक है। अच्छा उसके बाद तुमने क्या किया, तुमने अमोनिया का फॉर्मेशन निकाल लिया। अब देखो अमोनिया के फॉर्मेशन में तुम्हें लगी 1056 एनर्जी, पर बच्चा तुम्हें अमोनिया का फॉर्मेशन नहीं पूछा, तुम्हें NH की बॉन्ड एंथैल्पी पूछी है। अब अमोनिया में है 3 NH, तो 3 NH के फॉर्म होने में लगी है इतनी एनर्जी, तो एक NH जो होगा हमने इसको उसकी 3 एनर्जी से डिवाइडेड divide बाय कर 3 दिया। हो गई, तो ये आंसर आ गया। ऐसे कितने बच्चों ने किया है? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। बट कई बच्चे इसको इस तरीके से भी करते हैं, वो भी मैं बता देती हूँ आपको कैसे करते हैं। कई बच्चों ने इसको पहले लिख लिया अपोजिट, ठीक है, अपोजिट लिख लिया, मतलब अमोनिया को तोड़ दिया, अमोनिया को तोड़ दिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। अगर आपने अमोनिया को तोड़ दिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, तो अमोनिया डिसोसिएट हुआ योर N2 और H2 में, तो जो आप आंसर निकालोगे वो तो प्रोडक्ट का निकलता है ना, तो प्रोडक्ट में तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, तो तुम्हारे पास आंसर तो फिर आएगा डेल्टा H0 ऑफ रिएक्शन ऑफ N2 एंड H2 कुछ आएगा, उसको आप डिवाइडेड बाय 3 नहीं कर सकते, वो आप तब करते जब आपके पास होता बॉन्ड एनर्जी, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होती है, तब फिर आपके पास अमोनिया का आंसर आता है और फिर उसे डिवाइडेड बाय 3 करते। अच्छा मुझे बताओ कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आई? मैम जरा जब मुझे रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो -1102 आ रहा था मेरा ना। अच्छा फिर से मेरी बात सुनो, फिर से, ये जो क्वेश्चन करवाया है आप लोगों ने मेरे से, बिल्कुल सही किया है। क्यों सही किया है? तुमने अमोनिया रखा प्रोडक्ट में, तो जब अमोनिया रखोगे प्रोडक्ट में तो डेल्टा H0 का ना तुमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है,
डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सिग्मा एच नॉट ऑफ प्रोडक्ट माइनस सिग्मा एच एफ नॉट ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है ना, तो जो तुम्हारा आंसर आया वो डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन आया। अब रिएक्शन में क्या फॉर्म हो रहा है, अमोनिया, मतलब अमोनिया की फॉर्मेशन आया ना, तो अमोनिया की फॉर्मेशन को 3 से डिवाइड करके एक NH निकला। ठीक है, पर जब तुम इस रिएक्शन को उल्टा करके लिख दोगे, क्योंकि हो सकता है कि दिमाग में तुम्हारे पेपर में आए कि अमोनिया की डीकंपोजिशन मैंने लिख दी, ठीक है, तो अमोनिया की डीकंपोजिशन अगर लिखोगे तो तुम्हारा रिएक्शन ऐसे चला जाएगा, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन वॉट एवर द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, तो उसमें अगर तुम डेल्टा एच निकालोगे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके इंथैल्पी से, तो तुम्हारे पास आंसर आएगा अमोनिया का डीकंपोजिशन, यानी कि ये आंसर आएगा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट में से। ठीक है ना, तो उस केस में या तो तुम बॉन्ड एनर्जी पेपर में दी होती तो माइनस रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, तब अमोनिया का आंसर आता। ठीक है, अदरवाइज दिस इज द ओनली वे आउट। तो बॉन्ड एनर्जी वाले क्वेश्चन में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना होता, तब अमोनिया पहले आता, और अगर तुमने अमोनिया प्रोडक्ट में रख लिया है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट से फिर अमोनिया पहले आ जाएगा। समझ में आ गया? नहीं समझ में आ गया तो सिंपल थिंग है कि जो जैसे किया बिल्कुल ठीक है। जब वो क्वेश्चन बॉन्ड एनर्जी की बात करता तब तुम रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते, मतलब आंसर में अमोनिया का आंसर आना चाहिए ना, तब तुम डिवाइडेड बाय 3 करोगे। यहाँ पे अमोनिया का फॉर्मेशन का आंसर तुमने निकाल लिया, उसको डिवाइडेड बाय 3 कर लिया। मैम ऐसे भी कर सकते थे, 2NH3 के लिए निकाल के फिर एंड में 3 × 2 कर देते। हाँ, कई बच्चों ने क्या किया है, ये क्वेश्चन 2NH3 के लिए इस डाटा को ट्वाइस करना पड़ता है, यस मैम। फिर भी कर सकते हो 2NH3 को ट्वाइस करके फिर डिवाइडेड बाय 2 वो 3 वो 6 करना पड़ता, तो इससे बेटर है यहाँ पे कर लो, वो भी ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, बट इतना ध्यान रखो कि 1 मोल है तो 1 मोल कर दिया करो। यस मैम। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Okay, so I am going to write down another question, and that is a very easy question for the mole concept. That is the amount of the oxygen in the 3.6 moles of the water. The one is the 11.5 ग्राम, नहीं 11.5 गलत लिखा गया मेरे से, that is 115.2 है बेटा, not 11, 115.2. The second is 57.6 gram, third is a 28.8 gram, fourth is a 18.4. बच्चा बहुत easy question है, try it out quickly. Give me one. Very good, easy question and the quick response. Let me check the answers. ये बड़ी अलग बात है भाई, तुम लोगों ने अलग अलग आंसर सेंड किए हुए हैं. Okay. चलो, who can explain who is so confident about his or her answer? पालक ठीक है बेटा? यस मैम। चलो Yes. फ्रेंड तुम बताओ जल्दी. मैम अगर 1 मोल ऑफ H2 है तो उसमें 18 ग्राम होगा, तो हमें सिर्फ ऑक्सीजन का अमाउंट निकालना है, तो हम 16 ग्राम लेंगे। तो और हमें क्वेश्चन में बोला कि 3.6 मोल के लिए निकालना है, तो उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 16 × 3.6।
ठीक है, मतलब बेसिकली प्रिंस का ये कहना है कि जो वाटर लिखा है ना, वाटर का देखो इसको बोलते हैं मतलब आप इसको इक्वेट कर रहे हो, है ना, इक्विवेलेंस दे रहे हो। अगर 1 मोल H2O की बात हो रही है तो इसमें 1 O ही तो है ना। तो अगर ये 1 मोल ऑफ H2O की बात कर रहा है तो ये 1 मोल ऑफ O ही तो है। उसने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल तो बोला नहीं, हमें ऑक्सीजन बोला। इफ ही इज टॉकिंग अबाउट 3.6 मोल ऑफ वाटर, तो दिस इज 3.6 मोल ऑफ ऑक्सीजन, है ना। अब 3.6 ऑक्सीजन का मतलब है एक का मास कितना होता है, आपको मोल को मास में कन्वर्ट करना तो बहुत अच्छे से आता है। दिस इज 1657.6 ग्राम। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब मैंने ना ये क्वेश्चन अभी किसी को स्टूडेंट को टेस्ट में दिया, देखो उसने कैसे कैलकुलेट किया, मतलब बहुत बड़े मेथड से। दिस इज अ वे आउट कि कैसे चेक करना है। अब अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन निकालना था 3.6 मोल ऑफ वाटर में, तो 3.6 मोल को उसने पहले ग्राम में कन्वर्ट किया। उस ग्राम में से जो ऑक्सीजन का ग्राम में मास है उसको सब्ट्रैक्ट किया, उतने मोल्स लेके, फिर उसमें से टोटल को माइनस करके। तो इतने लंबे चौड़े में नहीं पढ़ना है, इक्वलेंस लगाओ, मोल मोल कंपेयर करो और मोल से ग्राम में आ जाओ। नो नीड टू कैलकुलेट कि इसमें कितने आएंगे टोटल ग्राम्स, फिर उसमें से उसको माइनस करके टोटल में से ऑक्सीजन के मास को फिर वापस आओ। तो दिस इज अ इजी वे आउट। चलो इसमें आपको डरना ही नहीं है, दिस इज करेक्ट। Let's try for the next one. अब नेक्स्ट में है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन पे जाना पड़ेगा। दिस इज अ 42. द गैस इवॉल्व्ड ऑन heating CaF2 and SiO2 with the concentrated H2SO4 gives white gelatinous PPT is। ये क्वेश्चन ना हम जरा जल्दी कर लेंगे, अगर तुम्हें नहीं आता तो आई विल डायरेक्टली गिव द रिएक्शंस। इनऑर्गेनिक में इसमें रिएक्शन थोड़े से लर्न करने वाले थे वैलेंसी के हिसाब से। वी विल नॉट वेस्ट द टू मच टाइम ऑन इट। मैम वाइट के बाद क्या लिखा है? मैं अभी पहले जिलेटिनस है, जेल टाइप, उसका मतलब है जेल टाइप। सिलिसिक एसिड एंड द D1 इज अ कैल्शियम फ्लोरोसिलिकेट। किसी बच्चे को फटाफट से आंसर देना है मुझे और आई गो टू द सॉल्यूशन, बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट टू मच टाइम ऑन इट, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कुछ समझाने वाला नहीं है। इट इज जस्ट अ वैलेंसी एंड यू हैव टू कैरी फॉरवर्ड विद दिस। चलो मैं कर ही देती हूँ, है ना, जिसको आता है तो इट्स गुड। वो कह रहा है कि कैल्शियम फ्लोराइड ले लो और सिलिकॉन ऑक्साइड ले लो, इनको हीट करना। अभी एक साथ करना है, अलग अलग करके करना है, दैट यू विल गेट टू नो फ्रॉम द रिएक्शन। और बहुत इजी रिएक्शन है, कुछ नया नहीं है इसमें। तो पहले तो डालो कैल्शियम फ्लोराइड में सल्फ्यूरिक एसिड। कैल्शियम फ्लोराइड में सल्फ्यूरिक एसिड डालते हो तो कैल्शियम हो जाता है बाईसल्फाइट में, बाईसल्फेट में, सॉरी नॉट सल्फाइट, HSO4 नेगेटिव, ठीक है, हाँ बाईसल्फाइट। दिस इज अ कैल्शियम, SO4 होता तो सल्फेट, बाई या हाइड्रोजन लिख लेना, सल्फाइड। ये ऐसे इस बार ऐसे क्वेश्चन आया, ये भी पूछ सकता है बनता क्या है, तो साथ में बन जाएगा H2F2। बस इस गैस के बारे में ध्यान देना है। अब जो आपके पास सिलिकॉन ऑक्साइड है, दैट यू विल टेक इन द नेक्स्ट स्टेप विद द H2F2। तो whenever the silicon oxide is treated with the H2F2 तो बना SiF4 plus 2 water। तो अब इस पे ध्यान देना है।
जो आपका SiF4 बना वो फाइनली वाटर से कंबाइन करेगा, क्योंकि सिलिकॉन में एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, तो इट कैन एक्सटेंड इट्स वैलेंसी फ्रॉम H to SiF6. So this is a 2 plus and this is a 2 negative. So this is a compound formed and this compound is called as a Hydrofluorosilic acid. फ्लोरोसिलिसिक. गुड, फ्लोरोसिलिसिक. और मैं आपको एक और बात बताऊं, ऐसा क्वेश्चन अगर आप एक बार देख लेते हो ना तो कभी भूलता नहीं है. अब तुमने देख लिया तो तुम्हारे माइंड में हो गया कि कैल्शियम फ्लोराइड को भी जब सल्फ्यूरिक एसिड से कनेक्ट करते हैं तो H2F2 होता है. और कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, बीच का कोई स्टेप पूछ लेता है. अब तुम्हें ये भी पता है कि SiO2 को H2F2 से करें तो फ्लोरीन का सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बन गया. और ये तो तुम्हें पता ही है कि सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड में एम्प्टी ऑर्बिटल है सिलिकॉन में, तो वो वाटर के साथ अपनी वैलेंसी एक्सटेंड करके ये बना सकता है, ये सिलिसिलिक एसिड है. अब ऐसा कौन सा क्वेश्चन हमने किया था, हमने सिलिसिक एसिड बनाया था जब कार्बन टेट्राक्लोराइड और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड की हाइड्रोलिसिस की बात की थी, याद है? तो देखो क्वेश्चन ऐसे वैलेंसी से आ जाता, तो ए ऑप्शन इज देयर करेक्ट. मैम आपने एंड Yes, में sir. F4 नहीं आएगा? NaF4 कहाँ लिया मैंने? मैम नो, जो आपने एंड में हाइड्रो उसके ऊपर SiF4. बेटा मैंने H2 लिखा, फिर SiF6 लिखा और उसके ऊपर 2 नेगेटिव लिखा, H2 के ऊपर 2 प्लस लिखा, इस सारे के ऊपर 2 नेगेटिव लिखा, ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि ये कॉम्प्लेक्स बना, +2 -2 कट जाता है. ठीक है. अच्छा हाँ, जैसे एक बच्चा तुम ही पूछ रहे थे शायद, ये जेल टाइप वाइट कंपाउंड है, ये कुछ रट्टे मारने की जरूरत नहीं होती कि किसका कौन सा कलर है. मतलब आपको रिएक्शन पे कंसंट्रेट करना है, वो बाकी सब कुछ आ जाएगा. मतलब दिस इज एडिशनल नॉलेज यू पीपल आर गेटिंग कि ये जेल टाइप है. मैं इसलिए थोड़ा स्पीड अप हो रही हूँ कि मुझे एक बार से चेक करना है कि तुम्हारा ओवरऑल केमिस्ट्री कैसा जा रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम एक्सपेक्टिंग द 100% आंसर आना चाहिए आपकी क्लास में, और आ जाएगा क्योंकि इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी, और जल्दी आना चाहिए. ये क्लोरो कंपाउंड ऑफ द वेनेडियम, जल्दी से बताओ वेनेडियम का एटॉमिक नंबर, जल्दी बिना टाइम लगाए. 23. बाकी बच्चों को पता है नहीं पता है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम 23 है बेटा. अगर 23 नहीं पता तो क्वेश्चन नहीं होगा. ऐसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ था पर नहीं भी दिया होता. हैज ओनली द स्पिन. ये तो चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है ना, इससे तो क्वेश्चन आराम से लगता है और आता भी हर बार है. मैग्नेटिक मोमेंट इस पेपर में इसके 2 क्वेश्चन रेपिटेशन में आए हैं इसी चैप्टर के. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और DNF 2 में आ गया ना ये. दिस वेनेडियम chloride has the formula. Let's check it out. Who will do this first? First is a VCl2, second is a VCl3, third is a VCl4, fourth is a VCl5. चलो जल्दी जल्दी से start typing the answer. I have received the 3 to 4 answers. और जी इसमें मैं एक्सपेक्टेड हूँ कि तुम्हारी तरफ से फटाफट से विद इन 1 मिनट, तो चलो बहुत ज्यादा हो गया, 1 मिनट से कम टाइम में आंसर आ जाना चाहिए. जितने आंसर आ रहे हैं उनमें से बस एक गलत है अभी तक, बाकी सब आंसर सही हैं. चलो हाँ जी, हु इज गोइंग टू एक्सप्लेन बेटा? मैम जी मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है √n × n+2, फिर मतलब n1. इतना लंबा हमने गेम खेलना ही नहीं है. तुम्हें एक शॉर्टकट सिखा देती हूँ, वो हमेशा चलेगा. जितनी आपकी डाइपोल मूवमेंट होगी,
अगर वो डाइपोल मोमेंट 1 पॉइंट समथिंग है ना तो उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। अगर डाइपोल मोमेंट 2 पॉइंट समथिंग है तो उसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। डाइपोल मोमेंट 3 पॉइंट समथिंग है तो उसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। म्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ n इंटू n+2 को रख के कंपेयर करके निकालना है तो वैसे तो जल्दी हो जाना चाहिए, क्योंकि 1 आएगा तो 1 इंटू 1+2 3 आ गया, रूट ऑफ 3 की वैल्यू ये होगी ना। ऐसे तो जल्दी हो गया, पर बड़ा होगा तो दिक्कत होगी। बस आपको सिंपल क्या देखना है कि म्यू 1 पॉइंट समथिंग है तो इसका मतलब है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1। वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 किस फॉर्मूले से आएंगे? अगर मैं VCl4 लिखूं वेनेडियम वेनेडियम क्लोरीन। +4 आएगा। तो वेनेडियम तुमने मुझे अभी बताया कि 3d3 4s2 होता है, क्योंकि ये 23 है। तो इसमें +4 करोगे, 2 यहाँ से जाएंगे और 2 यहाँ से जाएंगे, तो कितना बचा, 1 बचा। तो इसका यस मतलब है VCl5। ठीक मैम है इसमें जी, एक ऐसे भी कर सकते थे बोलो। मैम, जैसे मैम रूट n+2 में वैल्यू डाली 3 तो 3.87 आ जाएगा। 3 कैसे डाल दी तुमने वैल्यू? पूरे की वैल्यू 3 बोल रहे हो या n की वैल्यू बोल रहे हो? मैम n की n की तुमने 3 डाल दी तो 3 इंटू 3+2 5 आ जाएगा। तो 3 इंटू 5 15 आ जाएगा। तो 15 का रूट कैसे निकालोगे तुम? मैम 3.87 आ गया मान लो। गलत है वो। डाइपोल मोमेंट 1.73 n की क्या वैल्यू भर के आनी चाहिए, ये क्वेश्चन है तुम्हारा। मैम n मैं को वही बोल रहा हूँ कि अगर 3.87 आ गया तो हम कौन सी वैल्यू करेंगे, 1.73 आ जाए तो हाँ वैसे भी। हाँ, पर इस क्वेश्चन में वो 1.73 था ना। तो यस मैम, 1.73 मतलब n का क्या भरे कि 1.73 आए। मैं तो यही आपको तो बोल इस रहा था। इतना इतना पंगा करना ही नहीं भाई, हमें इतना लंबा खींचना ही नहीं है। जिस क्वेश्चन पे हमारे पास स्मॉलेस्ट टाइम लगा के जल्दी जल्दी हो जाए ना, उस टाइम से उस क्वेश्चन के लिए सेव करो टाइमिंग जहां पे कैलकुलेशन है। ऐसे होता है पेपर। ठीक है, सब में तुम लिखने लग जाओगे तो इतना टाइम नहीं होगा वहां पे। तो देखो इसमें 1 में, ये मैं बोल रही हूँ ना, 101% चलेगा। 1 पॉइंट है तो 1 देखो बस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 कब आएगा? जब 4 चले जाएंगे, 1 बचेगा, तो वो ये है VCl4। ठीक है, Yes. चलो। गुड रिस्पॉन्स ऑफ योर क्लास। अगला क्वेश्चन भाई मेरी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग जल्दी करना, इसमें तुमने बहुत टाइम लगाया। अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गुड लेवल। द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ कोबाल्ट 3+ इज डायामैग्नेटिक। और जो बच्चा एक्सप्लेन करेगा ना, उसे सारी बातें ही एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। डरो मत, करोगे तो अपनी नॉलेज इंक्रीज होगी। द हाइब्रिडाइजेशन involved in in the formation of the complex is यस बच्चा, लग जाओ फटाफट। गुड गोइंग काव्या। मैम बोलो फ्रेंड्स। मैम अगर कोबाल्ट 3+ है तो मैम वो डायमैग्नेटिक कैसे हो गया? यही तो बच्चा ट्विस्ट है, क्यों नहीं हो सकता? मुझे तो ये नहीं समझ आया। हो सकता है बिल्कुल। नहीं मैम, वो हो सकता है, वैसे इसमें कैसे डायमैग्नेटिक दे दिया? चलो अभी बाकियों को करने देते हैं, फिर बताते हैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर। अभी तक मुझे एक ही आंसर मिला है, काव्या का। कोमल ने तो शायद पिछला आंसर है उसका, ये कोमल ने इसी वाले क्वेश्चन का आंसर भेजा है। अभी संजना का भी हो गया। डन। 2 students have done and I can clearly watch who are repeatingly answering। तो हमें भी पता लग रहा है किसको कितना कॉन्सेप्ट आता। कोमल का भी करेक्ट है, अंजना का करेक्ट नहीं है, और काव्या का करेक्ट है, संजना का भी करेक्ट है, लवप्रीत तुम्हारा भी करेक्ट है बेटा। चलो लेट्स नॉट वेस्ट द मच ऑफ द टाइम ओवर हेयर। अक्षिता गुड।
इसका आंसर काव्या, तुम काव्या समझाओ जरा, कहाँ गया बच्चा? यस मैम। बोल बेटा। मैम ऐसे- अगर कोई कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक है तो जनरली ऐसा होता है कि वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड उसके साथ लगा हुआ होता है। शाबाश, वेरी तो गुड। अगर अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा वो इनर डी ऑर्बिटल यूज करता है कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, तो इसलिए हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होगी। 100% मार्क्स फ्रॉम फॉर दिस क्वेश्चन, वेरी गुड। कोबाल्ट +3 अगर है तो एक्चुअली में, वैसे तो इसने काफी बातें, सारी बातें सही बोली हैं, पर एक दो बातें मैं और ऐड कर देती हूँ। कोबाल्ट +3 अगर इसके साथ कोई वीक लिगेंड भी लगा है ना, जैसे अमोनिया लगा है, तब भी इसमें आंसर डायामैग्नेटिक आता है। उसका रीजन क्या होता है? आप कह रहे थे ना कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, अगर इसके यस साथ मैम। स्ट्रॉन्ग होता है तो है ही है, पर अगर इसके साथ NH3 या F भी होता है, ये कैसे लिगेंड है? ये बॉर्डर लाइन है, और ये कैसा लिगेंड है? वीक लिगेंड है। चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड आए, सबके साथ ये आएगा आपका डायामैग्नेटिक। मतलब कोबाल्ट हो गया तुम्हारा 3D7 and 4s2, तो कोबाल्ट 3+ हो गया, 2 यहां से, 1 यहां से, 3D6। तो 3D6 को क्यों नहीं पेयर अप कर सकते प्रिंस, बताना मुझे। 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 6 को पेयर अप नहीं कर सकते हैं? तुम कह रहे थे कैसे पेयर अप हो गया, ऐसे हो गया भाई, ये देखो। और पेयर अप कब होता है? जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। बट आई टेल यू, तुम भी याद रखो ये बात काव्या, ये कोबाल्ट के कारण है, ये लिगेंड के कारण नहीं है। Metal in the high oxidation state increases the gap between the T2G and the EG and create the inner D complexes. ठीक है, तो कोबाल्ट 3+ ओके मैम। स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ तो करता ही है बेटा, पर ये एक्सेप्शन है, F नेगेटिव के साथ भी करता है, NH3 के साथ भी करता है। यानी कि जो गैप है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, मतलब पेयरिंग होगी या नहीं, वो मेटल की हाई ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी डिपेंड करती है। तो अगर ये डायामैग्नेटिक होगा तो ये अंदर वाले 2 D ऑर्बिटल यूज करेगा, तो आंसर आएगा D2sp3। वन लाइन एंड द इजी आंसर इज एज गिवन बाय हिम कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो इसके केस में डायामैग्नेटिक हो जाएगा और अंदर वाले 2 D ऑर्बिटल खाली हो जाएंगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन इज कि इसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड की जगह अगर वीक भी होता तो मेटल हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कोबाल्ट +2 नहीं है, +3 है, तो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, तो वीक के केस में भी ये पेयरिंग कर देगा, तब भी आंसर यही आएगा। और ये एनसीईआरटी में एग्जांपल है, CONH3 6 2+, ये घर जाके करके देखना, आज मोस्ट इंपॉर्टेंट। CONH3 6 और 3+। बहुत से बच्चे मुझे पूछते हैं आके, मैडम यहाँ पे भी अमोनिया था, यहाँ पे भी अमोनिया था, आपने यहाँ पे पेयरिंग कर दी, वहां पे नहीं की, मुझे बताना मैंने यहाँ पे क्यों की? क्योंकि डिफरेंस अमोनिया का नहीं है, डिफरेंस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट का है, इसलिए मैंने यहाँ पे पेयरिंग की। तो ये एनसीईआरटी में भी है एग्जांपल, एक्सप्लेनेशन बहुत नहीं लिखी है, बट क्वेश्चन दिया हुआ है। बेटा प्लीज बी ऑन म्यूट, आप बाकियों को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? प्लीज बी ऑन म्यूट। तो 45 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएंगे भाग के अब। 45 नंबर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा सुनो, वैसे मैंने इस क्लास में DNF और ऑर्बिटल नहीं कराया, 2 बातें बोल रही हूँ, याद रखना बहुत अच्छे से। KMNO4 और K2Cr2O7 इनकी प्रेपरेशन एज पर एनसीईआरटी जैसे लिखी हुई है, प्लस इनकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर, KMNO4 के एसिडिक बेसिक और वीकली बेसिक, यानी कि नॉर्मल न्यूट्रल वाला, ये 3 रिएक्शन, और K2Cr2O7 का एसिडिक कंडीशन में रिएक्शन, ये करके जाना। 101% क्वेश्चन पूछ लेता है इसमें से DNF मोड, मतलब ये 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा इससे, कभी कुछ पूछ लेता, कभी कुछ पूछ लेता है इसका। Which of the following is not formed when H2S reacts with acidic K2Cr2O7? देखो कितनी डायरेक्ट इक्वेशन है, मतलब K2Cr2O7 को एसिडिक कंडीशन में रखो तो इनमें से कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनता? H2S तो ऐसा है ना कि K2Cr2O7 कैन बी यूज टू ऑक्सीडाइज द H2S टू द सल्फर, तो ये उसकी इक्वेशन है, हाँ या ना? यस मैम।
चलो भाई, इसका तुम दो आंसर, अगर दे पाओ तो बहुत ठीक है, नहीं तो मैं फटाफट से करवा देती हूँ। फटाफट से बताओ, कोई बच्चा कर पाएगा क्लास में? इफ यस देन इट इज गुड, इफ नॉट देन गो फॉर दिस। K2Cr2O7 को एसिडिक मीडियम में जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड एसिडिक मीडियम के लिए मैंने लिखा है, वैसे मेन इक्वेशन में यही दो चीजें हैं। तो आपके पास देखो क्या बन जाता है, जो K2 ये है K, ये तो बन जाएगा K2SO4। क्रोमियम कन्वर्ट होता है Cr2SO4 थ्राइस में, ना कि CrSO4 में। Cr2SO4 थ्राइस में कन्वर्ट होता है, जिसमें क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है, इसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। एंड द वन मोर थिंग इज, हाइड्रोजन सल्फाइड को ये ऑक्सीडाइज करेगा, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, खुद तो रिड्यूस हो जाएगा। ये रिड्यूस हुआ ना, +6 से यहाँ पे +3 आया, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, ये सल्फर आ जाएगा। एंड देन इज अ वाटर इज द एडिशनल थिंग। तो ये चार चीजें बनती हैं, जिसमें ये भी लिखा है क्वेश्चन में, नहीं ये नहीं, ये है, ये भी लिखा है और ये भी लिखा है, पानी नहीं लिखा, तो दिस इज ऑड वन आउट। CrSO4 बनता ही नहीं है। अब जिसने ये क्वेश्चन देखो ये पढ़ी है इक्वेशन, उसको तो आता है, जिसको ये इक्वेशन नहीं पता, और ये बहुत बेसिक इक्वेशन है कि K2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या क्या प्रोडक्ट देता है। हाँ जी, चले आगे। अरे चले, आ गया समझ? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, चलो ma'am. 46 नंबर, 46 नंबर यू ऑल कैन डू, नॉट एट ऑल अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब स्पीड देख लेते हैं बस, फिर भी मैं यही बोलूंगी स्पीड बाद में, पहले सही करना। Which of the following has the unpaired electron? केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है। N2 O2 negative, go for it. भाई एक ही आंसर अभी तक ठीक आया है मेरे पास, और बहुत इजी क्वेश्चन था। दिस शोज कि कोई भी चैप्टर्स आप ऐसे नहीं कह सकते हो कि अभी प्रिपेयर ही है आपका। केमिकल बॉन्डिंग तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि सबसे पहले पढ़ा है हमने, आ जाएगा फटाफट। N2 में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सारे के सारे पेयर्ड हैं। N2 2+ में 12 हो गए, ये भी पेयर्ड हैं। N2 2 नेगेटिव में 16 2 18 हो गए, ये भी पेयर्ड हैं, लास्ट में 2 2 हो जाएंगे, ये भी नहीं हो सकता। तो O2 नेगेटिव में 17 इलेक्ट्रॉन है, तो दिख ही रहा था, वो तो करना भी कुछ नहीं था। तो ये है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो B इज द करेक्ट आंसर। व्हाट यू आर वेटिंग फॉर? यस और नो? Yes, ma'am. कम से कम ऑक्सीजन का तो याद रखा करो, लास्ट वाला पाई स्टार 2px1 और पाई स्टार 2py1 है, यही होता है। यस मैम। तो अगर इसमें ये O2 का है तो O2 नेगेटिव में 1 2 हो जाएगा, अगर O2 2 नेगेटिव है तो 2 2 2 हो जाएगा। तो यही तो पूछा है, पेयर्ड है या अनपेयर्ड किसमें। द करेक्ट ऑप्शन वाज अ B। 47 in the following set
of the reactants which two sets best exhibit amphoteric character of Al2O3 X water. ये हो गया want the eraser. तो Al2O3 dot X water in the solid and OH negative. Al2O3 dot X water and water. Al2O3 X water and H plus set 4 Al2O3 dot X water and ammonia, and the answers are given as 1 and 2, 1 and 3, 2 and 4, 3 and 4. Go for it. Yes, I have received the one answer, that is a 3. किसी का B है, किसी का 3 है. हाँ जी, कैसे बता? Who is going to explain? Yes, 2 is the correct answer. 1 and 3 is the correct answer. Absolutely. Why? What is the reason? Who is going to explain? बहुत बेसिक क्वेश्चन है. यह सही है कोमल, आपका भी. कौन बताएगा कि कौन सा two sets best represent the amphoteric character of Al2O3X water, which is showing the amphoteric character of this? मैम बिकॉज ये दोनों बहुत एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड्स फॉर्म करेगा. कैसे कैसे? कौन सा एसिड कौन सा बेस, बताओ जरा मुझे. देखो Al2O3X वाटर तो दोनों में है. Who can explain? मैम एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड एंड बेस दोनों कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, इसलिए मैम इसमें वाटर एंड सॉल्ट हम जो प्रोडक्ट होगा वो बनाएंगे. ठीक है, वैसे एक वे सही है बोलने का. Al2O3 तो एम्फोटेरिक होता है, इसलिए तो वो चारों ऑप्शन में दिया हुआ है. तो अगर ये एम्फोटेरिक होगा तो बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा और एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा. एम्फोटेरिक वाटर के साथ रिएक्ट करता है, वाटर तो खुद ही दोनों है. अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है, वो भी नहीं. तो एम्फोटेरिक तभी होगा ना जब ये बेस और एसिड दोनों के साथ रिएक्ट करेगा. तो 1 and 3 दैट इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एम्फोटेरिक कैरेक्टर. ठीक है, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा. क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, ये तो एम्फोटेरिक है ही है. एम्फोटेरिक मतलब अभी ये क्या बन गया? एसिड. और ये क्या बन गया? बेस. तो ये तो है एम्फोटेरिक कैरेक्टर. अभी ये क्या बन गया? बेस.
ये क्या बन गया, एसिड। तो ये दो इक्वेशंस हैं जो एसिड और बेस बताती हैं इसको। हाँ जी बच्चा जी, थोड़ा सा क्वेश्चन को भी समझना पड़ेगा तेजी से। ऐसा नहीं है कि तुम्हें क्वेश्चन का आंसर आता है दैट्स ऑल, वर्डिंग भी समझनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दिया मैंने। द नंबर, इसमें मैं एक एक्सेप्शन भी बताती हूँ, एंड द टाइप ऑफ द बॉन्ड्स in C2 negative ion in CaC2IR। पहला ऑप्शन है 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 2 पाई, 2 सिग्मा 2 पाई, 2 सिग्मा 1 पाई। गो फॉर इट। लेट्स चेक आउट द ऑप्शन। इसके ना मैं तीन टाइप के क्वेश्चन बता देती हूँ आपको। कैल्शियम कार्बाइड पहले तो जुड़ा कैसे है, कैल्शियम इज अ 2+ एंड द C2 इज अ 2 नेगेटिव। तो पहले तो इन दोनों में आपस में कौन सा बॉन्ड है, ionic bond, and the second thing is C2 negative is called as a carbide। और कार्बाइड की स्ट्रक्चर क्या होती है, C ट्रिपल बॉन्ड, C 1 negative here and 1 negative here। if you want to find out the number of the bond in this ion, तो इसका मतलब है 1 sigma and 2 pi is a correct answer, this one। but इस क्वेश्चन का एक और क्वेश्चन भी पूछा जाता है। वो क्वेश्चन ये है कि C2 में कौन से बॉन्ड है। अब इस पे कोई चार्ज नहीं है, दिस इज अ न्यूट्रल C2, ठीक है। और जो C2 है आपका, उसका बॉन्ड ऑर्डर आता है 2। याद है MOT से इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 आता है। तो ये एक ऐसी एक्सेप्शन है कि अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 आता है तो इसमें दोनों के दोनों पाई बॉन्ड है, इसमें सिग्मा बॉन्ड नहीं है। नहीं तो नॉर्मली पाई बॉन्ड बिना सिग्मा के नहीं होता। तो दिस इज वन ऑफ द एक्सेप्शन दैट यू हैव टू लर्न। इज दैट क्लियर? इसको अभी MOT कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाई है, क्योंकि जब ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा तब एक सिग्मा ऐड होता है और उसके बाद 2 पाई होते हैं, जैसा कि इसमें है। तो अगर C2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 आता है तो उसका आंसर 1 सिग्मा और 1 पाई मत लगाना पेपर में, उसका आंसर है बोथ आर पाई बॉन्ड्स। यस और नो? यस मैम। क्वेश्चन नंबर 49 है, the form of the iron obtained from the blast furnace, obtained from the blast furnace। मेटलर्जी चैप्टर से क्वेश्चन है। अब इस उसकी क्या है प्रॉब्लम की, अगर ये क्वेश्चन पढ़े हुए हैं तो आता है, नहीं तो नहीं आता। तो मैं इसकी बिना ऑप्शन लिखे आंसर ही बता देती हूँ। जब प्रोसेसिंग होती है ब्लास्ट फर्नेस में तो जो आयरन ऑब्टेन्ड होता है उसे पिग आयरन बोलते हैं। और ये जो पिग आयरन है दैट इज अ प्योरेस्ट फॉर्म, 92 to 94% आयरन इज इन्वॉल्व इन इट एंड द 3 to 4% ऑफ द कार्बन इज इन इट। ठीक है, तो विद दिस वी हैव ऑल डन विद द 49 क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चंस आर स्टिल लेफ्ट, और जो बाकी के 10 क्वेश्चन है दैट आर ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेट मी चेक इट वंस अगेन। यस, 50 से एक क्वेश्चन इनऑर्गेनिक का है, बाकी सारे क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। ठीक है, एंड दैट मे टेक अ सम ऑफ द टाइम, बहुत ज्यादा नहीं लेंगे, बट कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो हमने नहीं पढ़े हैं, तो दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। मैम आप 10 मिनट और ले लो क्लास। नहीं लेट एक्चुअली द थिंग इज आई हैव द अदर कमिटमेंट्स टू डू बेटा। तो शुड आई हैव टू लीव और यू हैव टू वेट फॉर हिम आल्सो?
मैम कोई बात नहीं।